हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग एरा। आज हम बात करने वाले हैं CHO स्पेशल के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की। सभी को पता है कि CHO के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कितना मेजर पार्ट कैरी करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड का इनमें से कौन पार्ट नहीं है? एजेंट, सर्वेलेंस, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सर्वेलेंस जो है वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड का पार्ट नहीं है। तो कौन कौन है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड एक ट्राइंगल के माध्यम से हम दर्शाते हैं जिसमें एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट तीन कंपोनेंट होते हैं। एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट कौन होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इन्फेक्शन फैलाते हैं, वो एजेंट का काम करते हैं। होस्ट कौन होते हैं? होस्ट ऐसा पर्सन होता है जिसके अंदर ये एजेंट जाकर इन्फेक्शन फैलाते हैं। होस्ट पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, या वो पहले से किसी क्रोनिक डिजीज का पेशेंट है, या उसे कोई ऐसी थेरेपी चल रही है जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया या इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया हो। तो ऐसे पर्सन को हम होस्ट कहेंगे, और होस्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें इन्फेक्शन आसानी से स्प्रेड हो सकता है। और एनवायरनमेंट क्या होता है? एजेंट एंड होस्ट दोनों इन्वायरमेंट के अंदर स्टे करते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड नाम आया है तो हम एपिडेमियोलॉजी क्या है वो भी समझ लेते हैं। Epidemiology is a branch of medical science that deals with the incidence, distribution and control of the disease in population. पॉपुलेशन के अंदर डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल, वो डिजीज कैसे फैल रही है और उसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है एक पॉपुलेशन के अंदर, उसकी साइंटिफिक स्टडी कहलाती है एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल किस पर बेस है? इसका आधार क्या है? स्टेज ऑफ इलनेस, प्रोग्नोसिस, इन्फेक्शियस डिजीज या फिर रेट ऑफ एक्सपोजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड या फिर एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल किस पर काम करता है? तो ऑप्शन सी, इन्फेक्शियस डिजीज पर। पॉपुलेशन में इन्फेक्शियस डिजीज किस टाइप से स्प्रेड होती है वो किसके द्वारा समझा जा सकता है? एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल के द्वारा समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होस्ट फैक्टर अकॉर्डिंग टू एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल। एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन होस्ट फैक्टर नहीं है? ऑप्शन ए, लाइफस्टाइल, ऑप्शन बी, क्लाइमेट, ऑप्शन सी, फैमिली हिस्ट्री एंड ऑप्शन डी, एज। यहाँ हम बहुत सारे बातें डिस्कस करेंगे कि एक एक ऑप्शन को मैं यहाँ आपको समझाऊंगा कि किस टाइप से होस्ट फैक्टर नहीं है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर मैं पहले बता देता हूँ, ऑप्शन बी, क्लाइमेट जो है वो होस्ट फैक्टर नहीं है। क्लाइमेट क्या है? एक इन्वायरमेंट फैक्टर है। क्या है? इन्वायरमेंट फैक्टर है। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो पहला ऑप्शन जैसे एज क्या होता है? जो बच्चे होते हैं, बच्चे इन्फेंट जो होते हैं या फिर जो चिल्ड्रंस होते हैं, और ओल्ड एज पर्सन, दोनों का ही इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है जिसकी वजह से उनमें इन्फेक्शियस डिजीज आसानी से फैल सकती है। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई क्रोनिक डिजीज की हिस्ट्री रही हो, जैसे कि किसी टाइप का कैंसर हुआ या कोई क्रोनिक डिजीज हुई, तो ऐसे पर्सन में क्या होता है? इन्फेक्शन आसानी से फैल सकता है। सी, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन ए, लाइफस्टाइल। किसी पर्सन की लाइफस्टाइल अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या उसका जो वर्किंग पैटर्न है वो बहुत ही अनहाइजीनिक है जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं है या प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन आसानी से उसके अंदर फैल सकता है।
और ऐसा पर्सन जिसमें इन्फेक्शन आसानी से फैल सके उसे हम होस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज स्टेटेड एज। WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटी एंड सिकनेस, ऑप्शन सी कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, एंड ऑप्शन डी फ्रीडम फ्रॉम प्रॉब्लम्स। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है, कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। WHO के द्वारा दी गई डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। WHO ने डेफिनेशन कब दी थी? 1948 के अंदर। कब दी थी? 1948 के अंदर। ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये 3 कंपोनेंट याद रखने, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये WHO द्वारा दी गई प्रॉपर डेफिनेशन है। इसमें मेन 3 ही कंपोनेंट याद रखने, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। स्पिरिचुअल नहीं है। जैसा कि बाकी ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे लिखा कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल। अगर ये यहाँ तक होता तो हमारा ऑप्शन ए सही होता, पर स्पिरिचुअल WHO की डेफिनेशन में ये वर्ड शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ ए यूनिट ऑफ केयर इन प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। यूनिट ऑफ केयर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में प्रैक्टिस करते टाइम यूनिट ऑफ केयर, केयर की इकाई कौन सी होनी चाहिए? हमको किस इकाई को केयर देनी है? सिग्निफिकेंट अदर्स, कम्युनिटी, फैमिली या फिर इंडिविजुअल। तो किस इकाई को अपने को केयर देनी होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फैमिली। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय ए प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एट लीस्ट। एक प्रेग्नेंट लेडी को कितने एंटीनेटल विजिट करवाने ज़रूरी हैं, या कितने एंटीनेटल विजिट एसेंशियल होते हैं? 2, 4, 1 या फिर 5। तो हमारा यहाँ राइट आंसर है, सभी को याद रखना है, ऑप्शन बी, कम से कम 4 एंटीनेटल विजिट उस प्रेग्नेंट लेडी को होने ही चाहिए। देख लेते हैं कब कब। जो फर्स्ट विजिट होता है वो 12 वीक या जब भी प्रेगनेंसी का पता चले तब करवाना होता है। सेकंड 14 से 26 वीक में, थर्ड 28 से 34 वीक में, और फोर्थ 36 वीक से लेकर टर्म के बीच में कभी भी फोर्थ एंटीनेटल विजिट करवाया जा सकता है। इंडिया भी आजकल 4 विजिट को फॉलो कर रहा है। WHO के अकॉर्डिंग 4 विजिट हैं, तो 4 विजिट को इंडिया भी फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, द यूज ऑफ टच टू कन्वे योर फीलिंग्स टू अ पेशेंट इज कॉल्ड। टच के द्वारा किसी पेशेंट के साथ में फीलिंग्स को शेयर करना या फीलिंग्स को कन्वे करना, पहुंचाना, किस टाइप का कम्युनिकेशन है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कम्युनिकेशन, हैप्टिक कम्युनिकेशन, गेस्टाल्ट थेरेपी या फिर न्यूरल नेटवर्किंग। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हैप्टिक कम्युनिकेशन जो होता है वो टच के द्वारा फीलिंग्स को कन्वे करना होता है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब इसका एक और नाम है टैक्टाइल कम्युनिकेशन। टच के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे टैक्टाइल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन कम्युनिकेशन। सीधा सवाल पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन के कितने एलिमेंट होते हैं? 5, 6, 7 या 8। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? 5। देखिए, फर्स्ट होता है सेंडर। सेंडर क्या करता है? मैसेज को सेंड करता है। सेंडर क्या करता है? मैसेज को सेंड करता है। किसके द्वारा? चैनल के द्वारा। किसको? रिसीवर को। सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर को एक चैनल के माध्यम से। रिसीवर ने क्या किया? उसी चैनल के माध्यम से फीडबैक भेजा सेंडर को। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की। ये प्रोसेस होती है जिसके सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और
फीडबैक, ये 5 कंपोनेंट होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है। मैसेज, सेंडर, अटेंशन या फिर चैनल। जैसा ऊपर हमने समझा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अटेंशन जो है वो कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है। विजुअल टू वे कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल टू वे कम्युनिकेशन, विजुअल वन वे कम्युनिकेशन या फिर ऑडियो विजुअल वन वे कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑडियो विजुअल टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है और साथ के साथ ही आप एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे का ओपिनियन पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे टू वे कम्युनिकेशन कहा गया है। वन वे ऑडियो विजुअल वन वे कम्युनिकेशन, जैसे कि आपके पास कोई रिकॉर्डेड वीडियो आई है, ओके, किसी रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज आया है आपके पास, तो वो एक ऑडियो विजुअल वन वे कम्युनिकेशन है। आप उससे बात नहीं कर सकते, कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, 3 क्लीन CS यूज्ड ड्यूरिंग होम डिलीवरी, होम डिलीवरी करवाते दौरान 3 C क्या होते हैं। क्लीन हैंड, क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स, क्लीन गारमेंट्स। ऑप्शन बी क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कॉर्ड केयर। ऑप्शन सी क्लीन सरफेस, क्लीन थ्रेड, क्लीन कॉर्ड। ऑप्शन डी नन ऑफ अबाव। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस एंड क्लीन कॉर्ड केयर। होम डिलीवरी करवाते टाइम एक तो जो होम डिलीवरी करवा रहा है उसके हाथ क्लीन होने चाहिए, जहाँ उस पेशेंट को रखा गया है वो सरफेस क्लीन होनी चाहिए जहाँ डिलीवरी करवा रहे हो वहाँ पे, और क्लीन कॉर्ड केयर, जो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग की जाती है उसकी केयर प्रॉपर करनी है क्लीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसे एक्सप्रेस की जाती है। रेट ऑफ 100 लाइव बर्थ, रेट पर 1000 लाइव बर्थ, रेट पर 1000 टोटल बर्थ, रेट पर 100 टोटल बर्थ। तो कैसे एक्सप्रेस की जाती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, रेट पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 जीवित बच्चों पर मरने वालों की संख्या, 1000 जीवित बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या कहलाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, मैटरनल मोर्टेलिटी का मेजर या मोस्ट कॉमन कारण क्या है। ऑब्स्टेटिक हेमरेज, एनीमिया, अबॉर्शन, सेप्टिसीमिया या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑब्स्टेटिक हेमरेज। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। 2001 से 2003 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो उस टाइम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की सर्वे हुई थी उसके अकॉर्डिंग 38% चांसेस हेमरेज की वजह से डेथ के हैं, 11% सेप्सिस की वजह से, 5% हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर और 5% ऑब्स्टेटिक लेबर, 8% अबॉर्शन और 34% अदर कंडीशंस की वजह से मैटरनल डेथ होने के चांसेस होते हैं। कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कॉमन कॉज क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, डिहाइड्रेशन या फिर प्री मैच्योरिटी। तो यह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्री मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 15, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आर कंसिडर्ड विद इन ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ डिलीवरी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कब तक गिना जाता है, 15 डेज तक, 30 डेज तक, 28 डेज तक या 42 डेज तक। डिलीवरी के बाद कितने दिन तक अगर मदर की डेथ होती है, कितने दिन तक अगर वुमन की डेथ होती है तो उसे हम
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में गिनेंगे। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिलीवरी के कितने दिन बाद तक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में उस वुमन को गिना जाएगा? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा 42 डेज तक। कब तक? 42 डेज तक। डिलीवरी से लगाकर 42 डेज तक अगर उसकी डेथ होती है किसी भी कारण की वजह से, तो उसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट करेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम मैटरनल डेथ इन इंडिया। पोस्टपार्टम मैटरनल डेथ का कारण क्या है? हेमरेज, एपीएच, पीएच या फिर हाइपरटेंशन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हेमरेज। पोस्टपार्टम मैटरनल डेथ। पोस्टपार्टम मैटरनल डेथ का मतलब भी वही होता है, डिलीवरी से लगाकर, उस वुमन की डिलीवरी से लगाकर 42 डेज तक का टाइम, 42 डेज तक अगर उसकी डेथ होती है तो उसे मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम ए पेशेंट इज नोन एज। एक पेशेंट से इन्फेक्टेड पर्सन को अलग कर देना क्या कहलाता है? क्वारंटाइन, आइसोलेशन, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन या फिर बैरियर टेक्निक्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी को कन्फ्यूजन रहेगा क्वारंटाइन और आइसोलेशन में, मैं दोनों की डेफिनेशन बताऊंगा। आइसोलेशन, ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। एक इन्फेक्टेड पर्सन को, ये देखिए यहाँ की पॉइंट हमारा ये है, इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन खुद इन्फेक्टेड है और दूसरों को इन्फेक्ट होने से बचाना है तो इस अलग करने की प्रक्रिया को आइसोलेशन कहते हैं। और क्वारंटाइन किसे कहते हैं? क्वारंटाइन का मतलब एक पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया है, तो वो एक सस्पेक्टेड हो गया। तो इस टाइप के सस्पेक्टेड पर्सन को अलग रखना क्वारंटाइन कहलाता है, जैसे कि कोरोना के टाइम में बहुत किया। ठीक है, तो क्वारंटाइन और आइसोलेशन में फ़र्क पता चल गया। क्वारंटाइन में पर्सन सिर्फ सस्पेक्टेड होता है कि उसे हो सकता है, और आइसोलेशन के अंदर कंफर्म्ड होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरों को इन्फेक्शन ना फैला सके, इसलिए उसको अलग करने की प्रक्रिया आइसोलेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18, आशा स्कीम इज एसोसिएटेड विथ। आशा स्कीम किसके साथ एसोसिएटेड है? आईसीडीएस, रूरल हेल्थ मिशन, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम या फिर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी, रूरल हेल्थ मिशन। आशा की फुल फॉर्म भी आती है बहुत बार, सीएचओ के एग्जाम में आशा की फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ओके, सभी को पता है, बहुत ही कॉमन बात है, आशा पे सवाल जरूर बनता है। IMNCI स्ट्रेटेजी इन मिड 1990 डेवलप्ड बाय। 1990 की IMNCI स्ट्रेटेजी किसके द्वारा डेवलप की गई? WHO, ICMR, यूनिसेफ या फिर A एंड B बोथ? यहाँ ध्यान रखना, A एंड B ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, A एंड B। WHO एंड यूनिसेफ दोनों ने मिलकर IMNCI स्ट्रेटेजी डेवलप की 1990 में। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, IMCI जो है उसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस स्ट्रेटेजी इन मिड 1990s डेवलप्ड बाय WHO इन कोलैबोरेशन विथ यूनिसेफ। WHO और यूनिसेफ ने मिलकर ये डेवलप की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। कब लॉन्च हुआ NRHM? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, आपको CHO में देखने को जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, 12 अप्रैल 2005। क्वेश्चन नंबर 21, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग।
पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या ऐड किया जाता है? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवर्स हेल्थ इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन का इनमें से एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नहीं है, कौन सा नहीं है? हियरिंग लॉस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सेस स्लीप एंड इंक्रीज बीपी। तो राइट आंसर सभी को दिख रहा है, कॉमन सेंस की बात है, एक्सेस स्लीप। जब भी कोई नॉइजी इन्वायरमेंट होता है तो नॉइजी इन्वायरमेंट रहने की वजह से नींद ज़्यादा तो नहीं आने लगती है, नींद कम ही होती है। इसकी जगह होगा डिक्रीज स्लीप, डिक्रीज स्लीप। क्वेश्चन नंबर 23, the basic unit to measure the amount of activity in a radioactive sample। रेडियोएक्टिव सैंपल के अंदर उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, क्या मात्रक होता है उसका? रेड, क्यूरी, डेसिबल या फिर रोएंटेजन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा क्यूरी। रेडियो एक्टिव सैंपल को का जो यूनिट क्या होता है एक्टिविटी को नापने का? क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 24, इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन द क्लोरीन एक्ट एज। वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन का क्या काम है? एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल या जर्मीसाइडल। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मीसाइडल। क्वेश्चन नंबर 5, एंटेमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। एंटेमोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? ये एंटेमोलॉजी क्या होती है? बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स, बिहेवियर ऑफ एंट्स, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो एंटेमोलॉजी में इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 26, a single tablet 0.5 gram of chlorine is sufficient to disinfect। 0.5 ग्राम की क्लोरीन की टेबलेट कितने वाटर को प्योरीफाई कर सकती है या डिसइंफेक्ट कर सकती है? 10 लीटर ऑफ वाटर, 15 लीटर, 20 लीटर या 25 लीटर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? 20 लीटर ऑफ वाटर को। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, 0.5 की जगह आपको 1 ग्राम भी पूछा जा सकता है। 1 ग्राम क्लोरीन कितने पानी को डिसइंफेक्ट कर सकता है? तो जस्ट डबल कर लीजिए, 40। ओके, 40 लीटर वाटर। क्वेश्चन नंबर 27, द पंचायती राज एट द विलेज लेवल कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। इनमें से कौन पंचायती राज में शामिल नहीं है? विलेज लेवल पर पंचायती राज में शामिल नहीं है। पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या फिर न्याय पंचायत। यहाँ हमारा राइट आंसर है पंचायत समिति पंचायती राज के अंदर नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 28, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, अ सब सेंटर इन हीली एरिया कवर्स टू 8,000, 3,000 पॉपुलेशन, 1,000 पॉपुलेशन या फिर 5,000 पॉपुलेशन। यहाँ बहुत ही ध्यान से, क्वेश्चन इजी है पर गलत हो सकता है। यहाँ पूछा है सब सेंटर इन हीली एरियाज। पहाड़ी इलाकों में या जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उनके अंदर कितनी पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर होता है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा 3,000 पॉपुलेशन पर। ठीक है, तो हीली एरिया के अंदर तो 3,000 और प्लेन एरिया के अंदर 5,000 पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द कवरेज ऑफ पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन प्लेन एरिया इज। अब यहाँ देखिए प्लेन एरिया, जब भी पीएचसी, सीएचसी या सब सेंटर की बात आए तो प्लेन एरिया और हिली एरिया एक बार ज़रूर देख लेना। तो ऑप्शन ए 5,000, 30,000, 20,000 या 40,000। कितनी पॉपुलेशन पे एक पीएचसी होती है प्लेन एरिया के अंदर? तो 30,000 पॉपुलेशन पर, 30,000 पॉपुलेशन पर एक पीएचसी होती है। और 20,000 पॉपुलेशन पर भी एक पीएचसी होती है, पर वो किस वाले केस में? हीली या ट्राइबल एरियाज़ में। हीली या फिर ट्राइबल पहाड़ी इलाकों या फिर जो आदिवासी इलाके हैं उनके अंदर 20,000 पर एक पीएचसी पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, चिल्ड्रन हु हैव अंडरगो स्प्लीनेक्टोमी शुड रिसीव, जिस बच्चे को स्प्लीनेक्टोमी मीन्स उसका स्प्लीन रिमूव कर दिया गया है तो उसे कौन सा वैक्सीन लेना आवश्यक है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस वैक्सीन, ऑप्शन बी न्यूमोकोकल वैक्सीन, ऑप्शन सी बीसीजी वैक्सीन या ऑप्शन डी येलो फीवर वैक्सीन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऐसे बच्चे को जिसका स्प्लीन निकाल दिया गया है, स्प्लीन रिमूव कर दिया गया है किन्हीं कारणों की वजह से, तो उसे न्यूमोकोकल वैक्सीन लेना ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? एक डिजीज़ होती है OPSS, ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी सेप्सिस, मीन्स जिस बच्चे का स्प्लीन निकाल दिया जाता है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, इस इन्फेक्शन, इस ऑर्गेनिज्म की बढ़ोतरी आसानी से हो जाती है और ये इसके लिए सस्पेक्टेड हो जाता है। इसीलिए न्यूमोकोकल वैक्सीन पहले से उसको एडमिनिस्टर कर दिया जाता है ताकि वो OPSS डिजीज़ से बच सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ में CHO स्पेशल में। तो थैंक यू।